नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से भव्य उत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू बदादिकी कंभापति भी मौजूद रहे हैं। वहीं स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सीएम धामी का स्वागत किया। इसके अलावा सीएम ने सम्मेलन को संबोधित भी किया है। आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित ओडिशा के राज्यपाल और जिनका प्रारंभिक जीवन इसी प्रदेश में प्रारंभ हुआ और अनेक अनेक जिम्मेदारियों को, अनेक अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया, ओडिशा के राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर हरिबाबू कंभापति जी, डॉक्टर जयश्री जी, श्रीमती राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलपति नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जीएस आर कृष्णमूर्ति जी, प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति जी, कुलपति वेंकटेश वैदिक यूनिवर्सिटी तिरुपति, डॉक्टर ज्ञान रंजन पंडा जी, चेयर डायरेक्टर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, पूज्य महामंडलेश्वर भद्रेश्वर दास स्वामी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय कुमार रोहेला जी, सौरभ पांडे जी, निदेशक इंडिया थिंक काउंसिल एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वज्जन, आचार्य, सभी अतिथिगण और हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित सभी मीडिया के मित्र, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबने मेरा अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की इस दिव्य भूमि में, तिरुपति में, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित भाष्योत्सव के अवसर पर हमारी गौरवशाली परंपरा के आप सभी धर्म ध्वज वाहकों के बीच में, आप सबके बीच में मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मुझे धर्म आधारित सुशासन, सतत विकास की ओर एक मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म को उपासना पद्धति नहीं बल्कि मूल्य आधारित जीवन पद्धति माना गया है। धर्म व्यक्ति, समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन में मर्यादा, नीति, न्याय, कर्तव्य, करुणा और उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है, धार्यति इति धर्मः, जो सभी को धारित करे, पोषित करे, सबके कल्याण की भावना से युक्त हो, वही धर्म है। हमारे यहां यह भी कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही इस संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। सदियों से यही धर्म हमारे सुशासन का, और मैं अंग्रेजी में कहूं तो गुड गवर्नेंस का मूल आधार रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजधर्म मिलकर
आदर्श शासन व्यवस्था की नींव का निर्माण करते हैं। आज भी प्रभु श्री राम के राम राज्य, धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य को धर्म आधारित शासन व्यवस्था के लिए आदर्श माना गया है। हमारे सभी महान प्रतापी शासकों ने धर्म को ही अपने सभी निर्णयों का आधार माना है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक अगर मैं बात करूं राजा जनक की, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोल और चालुक्य सम्राटों से लेकर त्रावणकोर के शासकों तक, सभी ने अपने को भगवान का सेवक मानकर धर्म समस्त मूल्य और मर्यादाओं के अनुसार शासन किया। मालवा की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर, जिनका अभी हम सब लोगों ने जन्मशती समारोह मनाया, जब भी किसी मामले में न्याय की बात करती थी तो वो श्रीमद् भागवत गीता को हाथ में लेकर निर्णय सुनाती थी, ताकि उनका हर निर्णय धर्म सम्मत हो और हर निर्णय न्याय सम्मत हो। प्राचीन काल से ही धर्मदंड को ही शासन की आधारशिला माना गया है। आज हमारी संसद में स्थापित सेंगोल भी उसी धर्म सम्मत सत्ता और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। भाइयों बहनों, एक ओर जहां विदेशी आक्रांताओं के लगातार आक्रमणों ने हमारी धर्म संस्कृति को चोट पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सनातन मूल्यों और मर्यादाओं को कमजोर करने का काम होता रहा और शासन केवल स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बना दिया गया। परंतु 2014 में देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आज हमारी गौरवशाली परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को और सनातन सिद्धांतों को न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और नीति निर्माण का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या मैं जहां से आता हूं, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ धाम है, जहां बाबा केदार हैं, जहां मां गंगा का उद्गम स्थल है, यमुना का उद्गम स्थल है, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है और पूरे देवभूमि में इतने देव स्थान हैं कि आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई एक नया देव स्थान दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या मैं अगर बात करूं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का विस्तार हो या महाकाल का निर्माण हो, हमारी इन सभी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, जिस प्रकार से संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में भी, चूंकि देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, आप सभी देश भर के लोग इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से जिला पंचायत अध्यक्ष अंतिम आरक्षण पर आपत्तियां जाहिर की जा रही है। शासन को मिली 42 आपत्तियां, समिति आज करेगी आपत्तियों का निस्तारण। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। 6 अगस्त को होगा आरक्षण का अंतिम प्रकाशन। सबसे ज्यादा 16 आपत्तियां देहरादून जिले में आई हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। जिला पंचायत अध्यक्ष अंतिम आरक्षण पर आपत्तियां पेश की जा रही हैं। शासन को 42 आपत्तियां मिली हैं। समिति आज इन आपत्तियों का निस्तारण करने जा रही है। 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा और सबसे ज्यादा 16 आपत्तियां देहरादून से मिली है। तो यानी कि देहरादून में सबसे ज्यादा आपत्तियां यहां पर पेश की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिस तरीके से आरक्षण पर आपत्तियां पेश की जा रही है, उसकी आज अंतिम डेट है और उसी को लेकर ये गहमा-गहमी का माहौल। 16 आपत्तियां सिर्फ और सिर्फ देहरादून से मिली हैं और कुल मिलाकर 42 आपत्तियां प्रशासन को मिली हैं। शासन प्रशासन 42 आपत्तियों को पूरी तरह से सामाजिक तौर पर भी देख रहा है और तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए समिति आज इन 42 की 42 आपत्तियों का निस्तारण करेगी। 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा और उसके जरिए ये समक्ष रखी जाएगी। सबसे ज्यादा देखा जाए तो 16 आपत्तियां देहरादून से पेश की गई हैं और उसके बाद कुल मिलाकर 42 आपत्तियां इस वक्त शासन के पास है। समय रहते सीमित समय के अंदर इसका निस्तारण करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा और अंतिम प्रकाशन आरक्षण को लेकर भी जल्द 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा। ये डेट फाइनल हो चुकी है और आज इन समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार समिति गहनता से जांच कर रही है। 16 आपत्तियां देहरादून जिले से आई हैं। सबसे ज्यादा ये आपत्तियां देहरादून जिले से। जिला पंचायत अध्यक्ष अंतिम आरक्षण पर आपत्तियां। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। शासन को 42 आपत्तियां मिली हैं और इसी पर गहनता से जांच पड़ताल हो रही है और इन आपत्तियों को पूरी तरह से निस्तारित किया जाएगा, समस्याओं का हल किया जाएगा और अंतिम प्रकाशन आपको बता दें 6 अगस्त को। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सबसे ज्यादा 16 आपत्तियां बता दें कि देहरादून जिले से यहां पर आई हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष अंतिम आरक्षण पर आपत्तियां। शासन को 42 आपत्तियां मिली है। बता दें कि हाल फिलहाल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। 2 चरणों में ये चुनाव हुआ है। 24 और 28 को 2 बता दें कि चरणों में यह चुनाव का आयोजन किया गया और उसके बाद 31 जुलाई को यहाँ पर बता दें कि पूरी तरह से मतगणना हुई और सभी के समक्ष नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष अंतिम आरक्षण पर अभी भी आपत्तियां पेश की जा रही हैं। कुल मिलाकर 42 आपत्तियां यहां पर पेश की गई हैं और इन 42 की 42 आपत्तियों के निस्तारण के लिए शासन लगातार गहनता से जांच कर रहा है और कहा जा रहा है 42 आपत्तियों का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह ने निवेश के लाभ के नाम पर उनके साथ 47 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। रानी देवयानी की शिकायत पर डालनवाला थाना क्षेत्र में प्रदीप अग्रवाल और उनके बेटे वरिष्ठ अग्रवाल और सन्नी अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी के साथ 47 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी भी साझा भी किया है और ये भी बताया गया है कि डालनवाला में उन्होंने तहरीर भी दी है और ये बताया जा रहा है कि शिव मिनरल्स एंड माइंस कंपनी के साथ समझौते को लेकर और निवेश के नाम पर उनसे 47 लाख रुपए की ठगी की गई है और इस दौरान 3 लोगों पर मुकदमा भी उनकी ओर से
कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, उनकी पत्नी के साथ इस तरह की ठगी का ये मामला सामने आया है। हालांकि उनकी पत्नी ने 3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और उसमें भी बताया जा रहा है कि 3 लोग जो हैं वो शामिल थे। उन्होंने शिव माइंस एंड मिनरल्स के नाम पर ये ठगी की है। इस दौरान प्रदीप अग्रवाल और उनके पुत्र पारिश अग्रवाल और सन्नी अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कानपुर बारिश के कारण हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन होने से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। यमुनोत्री में हाईवे के करीब 25 मीटर बता दें कि जगह पूरी तरह से धंस गई। वहीं केदारनाथ यात्रा 6 घंटे और गंगोत्री हाईवे 4.5 घंटे, बद्रीनाथ हाईवे 2 घंटे बाधित रहा है। भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। यमुनोत्री हाईवे पर दूसरे दिन भी आवाजाही पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से अब जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ भी नजर आने लगा है। एक और जहां नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है, तो वहीं भूस्खलन जैसी घटनाएं भी घटने लगी हैं। कई रास्ते भी इस दौरान बाधित बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं, कई बार उनको रोकना भी पड़ रहा है। कई बार चारधाम यात्रा को बाधित भी करना पड़ रहा है। और गंगोत्री में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई और साथ ही केदारनाथ में भी, जहां पर यात्राएं बाधित होती हुई भी नजर आई। एक और हरिद्वार में जहां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगा घाटों के आसपास पुलिस को तैनात किया गया है और साथ ही जहां पर पानी ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कहा जा सकता है कि गंगा चेतावनी निशान तक पहुंच रही है, वैसे उस पर भी पूरा फोकस रखा जा रहा है। लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है और अपील भी की जा रही है कि जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं वो सतर्कता जरूर बरतें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। तो बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान और प्राधिकरण की नीति और फैसलों के खिलाफ स्थानीय जन समुदाय का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते ग्रामीण, होटल कारोबारी, व्यापारी वर्ग और पंडा समाज की ओर से आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पथरीपुरी के सैकड़ों लोगों ने हंगामा करते हुए प्रशासन और राज्य सरकार पर मास्टर प्लान की आड़ में उत्पीड़न का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों की माने तो सभी नियम सिर्फ उन पर थोपने के लिए बनाए गए हैं, जबकि मास्टर प्लान जैसे बड़े निर्माण कार्य के लिए नियम कायदे नहीं बनाए गए हैं। ये कैसा न्याय है? लोगों का साफ कहना है कि बद्रीपुरी में जब से ये प्राधिकरण बना है, तब से स्थानीय लोगों का होटल, अपना भवन बनाने तक करना बहुत मुश्किल हो गया है। नक्शे बनाने और पास करने में ही कई महीने लग जाते हैं और हर कदम पर नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उनका उत्पीड़न साफ तौर पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो जय बद्री विशाल आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और हमारा जो कल से जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ना शुरू हुआ है, हम कल से लड़ना शुरू किए हैं। हम क्यों किए हैं, इसका एक प्रमुख कारण है जो मास्टर प्लान के तहत हो रहा है, जो मनमानी चल रही है सरकार की, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे जो होटल्स वगैरह है, जो हमारा रोजगार है, वो हमसे दिन प्रतिदिन एक गरीब वर्ग से लेकर के अमीर वर्ग तक को सताया जा रहा है बद्रीनाथ धाम में। ये कब तक चलेगा और इसमें सरकार चाहती क्या है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है। मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे बद्रीनाथ इस पावन धाम को जैसा है वैसे ही रहने दें, अपनी मनमानी ना करें। धन्यवाद। जय बद्रीनाथ। तो बता दें, मास्टर प्लान की आड़ में उत्पीड़न का आरोप यहां पर लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है और यहां पर होम स्टे और तमाम ऐसी योजनाएं जो चलाई जाती हैं, उसमें जगह जगह पर नियमों की अनदेखी हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चमोली से हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, प्राधिकरण के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, आखिरकार मास्टर प्लान के विरोध में लोग क्यों आ गए हैं? जी देखिए, दरअसल मास्टर प्लान का कार्य जो है निर्विवाद रूप से जो है जारी है बद्रीपुरी में। ये जो आंदोलन चल रहा है, जो प्राधिकरण की जो नीति है, जो स्थानीय लोगों के पक्ष में ये नीति नहीं
बनाई गई है। तो इसको लेकर जी। के ये जन आंदोलन चल रहा है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से बद्रीनाथ में प्राधिकरण बना है, उसके बाद से बद्रीपुरी में इनके जो अपने निजी भूमि है, जमीनें हैं, मकान है, आवास है, और कुछ इन्होंने जो है मास्टर प्लान के लिए भी अपनी भूमि दे दी है। इसके बावजूद आजीविका संवर्धन सहित अन्य कार्यों के लिए इनको जब भवन निर्माण सहित होटल और होम स्टे आदि का निर्माण करना पड़ता है, तो उसके लिए भवन का नक्शा पास करने से लेकर के तमाम तरह की अड़चने जो है उन्हें आ रही है। साथ ही जब मास्टर प्लान के बड़े बड़े भवन सरकार द्वारा मंदिर परिसर के 500 मीटर के दायरे में जो बनाया जा रहा है, तो उनमें कोई नियम कानून जो है में ढील दी जाती है। लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोग और बद्रीनाथ के जो लोग माणा तक पांडुकेश्वर से जिनकी वहाँ पे भूमि है, वो अगर निर्माण कार्य करते हैं तो उनको तरह तरह के पैंच जो है उनके कागजों में फंसाए जा रहे। तो लिहाजा अब वो बद्री एक संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार वो जन आंदोलन कर रहे हैं। इनका एक ही मांग है कि जो ये प्राधिकरण है इसको लचीला बनाया जाए ताकि लोगों को जो है सहूलियत हो आजीविका कमाने में। हालांकि बिल्कुल इनकी समस्याओं को सुनकर अगर सरकार क्या कुछ फैसला लेगी, क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानसून सीजन की झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बता दें सुगमता के साथ चल रही है। आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने पीकेटीसी और बद्रीनाथ पुलिस के साथ मिलकर बद्रीनाथ धाम मंदिर सहित परिक्रमा पथ और साथ ही साथ सिंह द्वार क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए। यह अभियान तीर्थ स्थल की पवित्रता और स्वच्छता बरकरार रखने के लिए चलाया गया है। हरिद्वार पुलिस परिवार के बच्चों के लिए एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल एक नई सौगात लेकर आए हैं। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े तमाम किताबों को वहां पर रखा जाएगा। लाइब्रेरी के निर्माण के लिए डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी ने भूमि पूजन भी किया और ये लाइब्रेरी बता दें कि वी गार्ड कंपनी के सहयोग से तैयार की जा रही है। वहीं एसएसपी डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पहल पुलिस परिजनों के उज्जवल भविष्य की है। लाइन में वी गार्ड के माध्यम से वी गार्ड की टीम के द्वारा सीएसआर एक्टिविटी के तहत हमारे यहाँ पर बच्चों के जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पुलिस लाइन के जो खासकर बच्चे हैं जो यहाँ पर स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक लाइब्रेरी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में पुलिस लाइन में जो रहने वाले बच्चे हैं या जो हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, निश्चित तौर पर उनको इससे काफ़ी फायदा होगा। और क्योंकि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो न सिर्फ ज्ञान चक्षु खोलती है बल्कि विश्व के जो नए जो आयाम हैं उनको भी स्थापित करती है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है ये बहुत अच्छी पहल है जो वी गार्ड के माध्यम से यहाँ की गई है और मैं इसके लिए इनका सहृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक नकल गैंग का हल्द्वानी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी नकल गिरोह का संचालन कर रहे थे और वहीं पुलिस एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। पकड़े गए आरोपी में एक सुनियोजित तरीके से लाखों रुपए लेकर प्रतियोगी छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराने की योजना पर काम कर रहे थे। उत्तराखंड के कुछ जो एग्जाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया और जो आगामी एग्जाम उनको लेके एक वृहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्जाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्जाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम में कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्जाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा नदी चेतावनी स्तर के पार पहुंच चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियां समेत जिले के तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। 293.10 सेंटीमीटर पर गंगा बह रही है, जबकि चेतावनी स्तर 293 और खतरे का निशान 294 मीटर है। इस समय गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है।
पिछले 2-3 दिनों से ऊपरी क्षेत्रों में और हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल बहाव की स्थिति बढ़ी है और वर्तमान में यहाँ का जलस्तर 293.10 मीटर चल रहा है, जो कि चेतावनी के स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर है और खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है। वर्तमान में यहाँ से डिस्चार्ज लगभग 1,51,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हो रहा है। इसकी सूचना निरंतर डाउनस्ट्रीम में पड़ने वाले बैराजों और जनपदों को दी जा रही है। बराबर यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोग संपर्क में हर घंटे की सूचना उनको उपलब्ध कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।